स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि 10 की पावर, जैसे 10 की पावर 6 होता है -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18, 10 की पावर -21, 10 की पावर -24। इन सबको कुछ तो नाम दिया जाता है, प्रीफिक्स दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे 10 की पावर -6 को हम लोग बोल देते हैं माइक्रो, 10 की पावर 6 को बोल देते हैं माइक्रो, ठीक है। तो इसको म्यू से दिखाते हैं। तो जैसे 1 माइक्रोमीटर बोलेगा तो समझना 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर -9 को बोल देता है नैनो। तो अगर 1 नैनो बोलेगा या 1 नैनो बोलेगा तो तुम को एन से दिखाया जाता है, स्मॉल एन से। फिर 10 की पावर -15 को बोला जाता है फेमटो, तो इसको छोटा एफ से दिखाया जाता है। 10 की पावर -18 को बोला जाता है एटो, इसको ए से दिखाया जाता है। 10 की पावर -21 को बोला जाता है जेप्टो। तो ये हमको याद रखना है, क्योंकि ये कई बार यूनिट ऐसे दे के रखता है कि 1 जेप्टोमीटर। तुमको समझ में आना चाहिए कि ये 10 की पावर -21 की बात कर रहा है। वैसे ही 10 की पावर -24 को बोला जाता है योक्टा, जिसको हम लोग दिखाते हैं वाई से, ठीक है। अब देखो ऐसे ही 10 की पावर पॉजिटिव को भी कुछ नाम दिया जाता है। जैसे 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 12 है, 10 की पावर इधर पे 6 भी लिख लो, 10 की पावर 6, 9, 12, 18, 21, 24। 10 की पावर 6 को हम लोग मेगा बोलते हैं, इसको एम से दिखाते हैं। जैसे मेगावाट, तो यानी 10 की पावर 6 वाट। इसको हम लोग बोल देते हैं गीगा, गीगा, इसको कैपिटल जी से। ये सारे जो पॉजिटिव पावर हैं इसको कैपिटल से दिखाएंगे, मेगा को भी कैपिटल एम से। 10 की पावर 12 को हम लोग दिखाएंगे किससे, टेरा, ठीक है, टेरा। इसके बाद है एक्सा। 10 की पावर 21 को हम लोग बोल देते हैं जेटा। 10 की पावर 24 को बोल देते हैं योटा। तो ये अपने को याद रखना है, ये सारे कैपिटल दिखेंगे, वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल ई, कैपिटल टी, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, वैसे ये सारी चीज़ें यूनिट डायमेंशन चैप्टर में हमको पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर। 1 लीटर जो होता है वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। उसी को हम 1 डेसीमीटर का क्यूब ही बोलते हैं। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फियर, वो होता है 760 mm ऑफ Hg। इसी को बोला जाता है 1 टॉर, राइट। या इसको बोलते हैं 101 ये हो जाएगा Hg या नहीं तो टॉर, mm/Hg या टॉर। इसको 101.325 पास्कल, ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 101.325 पास्कल। अब देखो ऐसे ही जो प्रेशर का दूसरा यूनिट होता है एक बार। एक बार को हम लोग बोलते हैं 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल, इसको बोल देते हैं एक बार। फिर एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.184 जूल के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कितना जूल बोलते हैं, तो ये बोलते हैं 1.6 टू 10 की पावर -19 जूल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, तो ये हमको आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर का। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये क्या होता है, देखो सबसे पहले कि रूल्स क्या हैं इसके रूल्स क्या हैं। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरो प्रेजेंट बिटवीन द, तो देखो सारे नॉन जीरो डिजिट, ऑल
नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरोस, जीरो होगा बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स होगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट होगा। क्या बोला हमने? सारे नॉन जीरो डिजिट और वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जैसे तुमको दे दिया 6003, तो इसमें देखो 6 और 3 क्या है? नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है। और ये दो जीरो जो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है। नॉन जीरो इसमें से कौन सा है? 3 और 6। और ये दोनों जीरो किसके बीच में है? द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब दूसरा रूल देखो। जो हमारा दूसरा रूल है वो है कि जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे अगर 0.00336 दिया हुआ है, तो देखो पहला नॉन जीरो इसमें से कौन सा है? 3 है, फर्स्ट नॉन जीरो। उसके जो लेफ्ट में आएगा इधर, ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो केवल सिग्निफिकेंट कौन सा होगा? 336। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पे? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट तो नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखो कि इन ए नंबर एंडिंग विथ जीरोस, अगर नंबर जीरो से एंड हो रहा है, ठीक है, तो इफ द जीरोस आर प्रेजेंट एट राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, then these zeros are also significant figure। जैसे 33.600, इसमें क्या हो रहा है? ये ऐसा नंबर है जो कि इंड किस पे हो रहा है? 00 पे। और ये जो जीरो हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे हैं? दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव के राइट साइड में, दाएं तरफ। तो ये सब सिग्निफिकेंट होगा। तो यानी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो 33600, यानी 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होंगे। अब जो चौथा पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, वो क्या है? देखो चौथा पॉइंट है जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर, जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर विदाउट डेसिमल। अब डेसिमल नहीं है, विदाउट डेसिमल आर नोट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 12,600 दिया हुआ है, 12,600। अब देखो यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो अगर एंड में जीरो है, ठीक है, जीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर जिसके पास डेसिमल नहीं है, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल ये 3 सिग्निफिकेंट होगा, ये 00 जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने होंगे? केवल 3। क्यों? क्योंकि जीरो एट दी एंड जो है नंबर का, जिसमें डेसिमल नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाए 12.600, तो अब कितने हो गए? तो अब इसके पास 5 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? कि दशमलव के राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जो 5वां पॉइंट है अपना, ठीक है, देखो कि जो भी अगर तुम डिवीज़न कर रहे हो, यानी डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट तुम रिपोर्ट करोगे, जो रिजल्ट लिखते हो ना, गुना करके कितना आया, भागा दे के कितना आया, रिजल्ट रिपोर्टेड टू द सेम
significant figures as possessed by least significant, लीस्ट प्रिसाइज कह दो या लीस्ट प्रिसाइज टर्म। क्या मतलब हो गया इसका? देखो, जब भी तुम डिवाइड या ये करोगे तो जो तुम रिजल्ट ला के लिखोगे फाइनली, वो उसमें लिखोगे जैसे 2 अंक है, ठीक है, 3.331, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। इसको तुमने गुना किया किससे? 0.011। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? केवल इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? इसमें है, अभी क्या जो फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था जो रूल, उसके हिसाब से क्या बोला था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज द जीरो प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था कि 0 टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सही बात है। 0 टू दी, जैसे हमने बोला था अगर 0.03336 था तो इसमें केवल कितने सिग्निफिकेंट थे? इतने, 3, राइट। तो अभी जो है हमको क्या बोला कि जब भी तुम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसको वैसे ही रिपोर्ट करना जो सबसे कम प्रिसीजन किसके पास है उसके टर्म में। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, तो यानी ये लीस्ट प्रिसाइज हुआ, इसको हम लीस्ट प्रिसाइज बोल देंगे क्योंकि इसके पास 2 ही सिग्निफिकेंट है, इसके पास 4 है। तो जब इन दोनों को गुना करोगे तो तुमको मिलेगा 0.0364641। लेकिन अगर रिजल्ट में ये लिख दोगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि तुमको रिपोर्ट करते टाइम ऐसा लगा देना है, लगभग का साइन है ये, अप्रॉक्स, और केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाना है। तो कितना रखोगे? 0.03, और 6 के बाद वाला 6 है, बड़ा है, तो इसको हटा के 7 लिख दोगे। तो इसको क्या बोल देते हैं? राउंडिंग ऑफ। ठीक है। तो कभी भी डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट लिखोगे वो लीस्ट सिग्निफिकेंट टर्म जिसके पास रहेगा उतना लिखोगे। तो अगर दूसरा एग्जांपल लोगे तो ये है 5.1 जोड़ 7.21 जोड़ 8.008, इसको जब जोड़ोगे तो ये आता है 20.318। अब देखो, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है। तो हमको जो रिजल्ट देना है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? केवल 2, क्योंकि हमको लीस्ट प्रिसाइज टर्म में रखना है। तो ये हो जाएगा 20.31, ये हो जाएगा 20.31, न कि इसको हम लिखेंगे 3। अच्छा, 3 के बाद 8 है, तो 8 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करते टाइम इसको 1 को 2 बना देंगे, तो 20.32 हो जाएगा। अब बात आता है कि राउंडिंग ऑफ कैसा करेंगे हम लोग। ठीक है, राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है, तो देखो, तो अब बात करेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसा करना है अपने को। तो राउंडिंग ऑफ जो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया था जोड़ या घटाव या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ कैसा करना है। राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है कि हम लोग कुछ टर्म, आखिरी टर्म को क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि ड्रॉपिंग ऑफ द अनसर्टेन, जो कि अनसर्टेन है या नॉन सिग्निफिकेंट है, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, उसको हम हटा देते हैं। नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ नंबर, राइट। तो सबसे पहला चीज़ क्या हो जाएगा कि इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट, यानी दाएं साइड का जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर दैन 5 से बड़ा है, तो क्या करोगे? देन प्रीसीडिंग नंबर, जो उसके पहले का नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, 1 से बढ़ा देंगे। जैसे हमको 3.17 को राउंड ऑफ करना है दशमलव के बाद 1 डिजिट तक, इसका मतलब कि हमको 7 को उड़ाना है। अब ये जिसको उड़ाना है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 7 से पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ देंगे, तो पहले 1 था तो अब इसको कर देंगे 3.2,
दूसरा क्या है, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, यहाँ तक ये लिखो, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, देन क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर को चेंज नहीं करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर इज केप्ट अनचेंज्ड, इसको अनचेंज रख देंगे। जैसे 5.12 में से हमको ये 2 को उड़ाना है, तो ये 2 जो है हमारा वो क्या है, लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो इसको जैसे का तैसे ले रहने देंगे, 5.1 ही रहने देंगे प्रीसीडिंग नंबर को। अब तीसरा बात आता है कि एक तो बोल दिए 5 से बड़ा 5 से छोटा, क्या हो जब इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 होगा तो दो बात होगा, कब, जब इसको, जब हमारा प्रीसीडिंग नंबर जो 5 से को हटाना था तो उससे प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन है तो उसको अनचेंज रख देना, ठीक है। अब प्रीसीडिंग नंबर अगर ऑड है तो उसमें क्या करना, +1 कर देना। जैसे तुम्हारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल में 4.45, अब इसमें से तुमको 5 को उड़ाना है, तो 5 से पहले वाला डिजिट को देखो 4 है, तो इसको जैसे का तैसे रख दोगे 4.4, क्योंकि 4 क्या था, इवन था, ठीक है। और अगर तुमको 5.35 में से इसको उड़ाना है, तो 5 से पहले वाला ऑड था तो उसमें 1 जोड़ देना, तो क्या लिख दोगे, 5.4 लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा राउंडिंग ऑफ, कि राउंड ऑफ कैसा करना है, ये समझ गए, क्लियर है ये। चलो तो अब हम लोग जो अपना टॉपिक है वो है इम्पीरिकल और मोलेकुलर फार्मूला। तो हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें अगर हमको मोलेकुलर फार्मूला बता देता था किसी कंपाउंड का, तो हम क्या करते थे, वो कंपाउंड जिससे मिल के बना है, जो उसका कंपोनेंट जिससे वो मिल के बना है, जिस एलिमेंट से मिल के वो कंपाउंड बना है, उसका हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते थे। और अगर हमको परसेंटेज कंपोजिशन दे देता था किसी एलिमेंट का, तो हम क्या निकाल लेते थे कि कितने एटम प्रेजेंट होंगे, उनके कितने एटम ईच, जैसे C2H4O6, तो ऐसे हम रिलेटिव नंबर बता देते थे कि कार्बन का अगर 1 लोगे तो हाइड्रोजन के 2 आएंगे और ऑक्सीजन के 3 आएंगे, ये रिलेटिव नंबर था। तो हम परसेंटेज कंपोजिशन से एटम्स का रिलेटिव नंबर बता देते थे, राइट। तो इससे हमको क्या मिलता था, ये जो बेसिक फार्मूला, आप देखो इसमें कार्बन 2 था, ये 4 था, ये 6 था, हम केवल क्या बोले कि कार्बन का अगर 1 लोगे तो इसका 2, इसका 3 लेना पड़ेगा, यानी हमने सिंपल रेशियो बताया। हो सकता है कि इसमें क्या हो, कार्बन के 3 हो, हाइड्रोजन के 12 हो और ऑक्सीजन के कितने हो, 2 3 6 9, ये भी हो सकता है। तो हमने एक सिंपल रेशियो जो बता दिया था उसको हम बोल देते हैं इम्पीरिकल फार्मूला, ठीक है। तो हमको ये इम्पीरिकल फार्मूला मिलता है कंपाउंड का, हम एक्चुअल नंबर नहीं बता पाते बट रिलेटिव नंबर बता पाते हैं कि इसका अगर 1 लोगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा, ऐसा रेशियो, सिंपल रेशियो हम दे पाते हैं। और साथ साथ के अगर तुमको हम मोलेकुलर मास दे दें तो तुम समझ जाओगे कि ये सिंपल रेशियो मिल जाए तुमको, सिंपल रेशियो यानी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, और दूसरा चीज़ दे दें तुमको कि मोलेक्यूल जो है उसका मास दे दें, मोलेकुलर मास। अब मान लो ये कार्बन 1 था तो यानी ये 12, हाइड्रोजन 2 यानी ये हाइड्रोजन 2 यानी 2, ऑक्सीजन 3 यानी 48, तो ये हो गया 62। तो देखो सिंपल रेशियो से तुमको पता चल गया कि 62, और तुमको कोई बोल दे कि इसका जो मोलेक्यूल का मास है वो है 186, तो तुम समझ जाओगे कि ऐसा वाला 3 मिलाएंगे तो जाके ये मिलेगा, यानी इसको तुम गुने 3 कर दोगे और समझ जाओगे कि मोलेकुलर फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, राइट। तो तुमको अगर मोलेकुलर मास दे दें और सिंपल रेशियो यानी कि इम्पीरिकल फार्मूला दे दें, इम्पीरिकल फार्मूला दे दें, तुम क्या बता दोगे, मोलेकुलर फार्मूला यानी एक्चुअल उसके अंदर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स या ये हैं, समझ गए। तो यहाँ से हमारे बात निकल के आता है जो मोलेकुलर फार्मूला होगा
वो हमको दिखाता है कि उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है एक मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन इम्पीरिकल फार्मूला क्या दिखाता है कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, जो भी एटम से मिल के बना है जिसको हम कंस्टिट्यूएंट एटम बोलते हैं, वो सिंपल रेशियो देगा तुमको उसका। ठीक है, तो जो इम्पीरिकल फार्मूला है किसी कंपाउंड का, ये वो केमिकल फार्मूला है जो क्या दिखाता है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, यानी कार्बन के एक के लिए ऑक्सीजन का कितना इन सिंपलेस्ट रेशियो। लेकिन जो मोलेकुलर फार्मूला है वो क्या देता है, वो एक्चुअल नंबर देता है एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में कि कौन कौन सा एलिमेंट कितने नंबर में प्रेजेंट है। राइट, चलो, तो मोलेकुलर फार्मूला को किसी इंटीग्रल से गुना करने पे ही हमको, सॉरी, इम्पीरिकल फार्मूला को किसी इंटीग्रल मल्टीपल से गुना करने पे मोलेकुलर मिल जाता है। यानी अगर ये इंटीजर का मान पूछना कि कितना मोलेकुलर फार्मूला निकालने के लिए कितनी बार गुना करना पड़ा, जैसे पिछले बार में हमको कितनी बार गुना करना पड़ा था, 62 से 3 बार, तो वही है n। तो तुम लिख सकते हो ये था हमारा इम्पीरिकल फार्मूला, इम्पीरिकल फार्मूला जो कि लिखा हुआ था 62 गुने n, यानी जो 3 था, तो उससे हमको मिल गया था क्या चीज़, मोलेकुलर फार्मूला। यहाँ से मिल गया था मोलेकुलर फार्मूला। तो यही हम निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बन है, कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन तुमको दे दिया है। क्या दे दिया है, कार्बन इतना परसेंट, हाइड्रोजन इतना परसेंट और ऑक्सीजन इतना। यानी अगर तुम 100 ग्राम लोगे तो उसके अंदर से तुमको कार्बन मिलेगा 40.687, हाइड्रोजन मिलेगा 5.085 ग्राम और ऑक्सीजन मिल जाएगा 54.228। तो तुमको बोल रहा है मोलेकुलर वेट दे दिया है, तो मोलेकुलर फार्मूला पूछा। तो सबसे पहले तुम एक टेबल बना देना, ऐसे तरह का क्वेश्चन आए तो एक टेबल बना देना, लिख देना कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर पे हैं। तुमको पता है एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 3 ही एलिमेंट है। अब तुमको क्या दे दिया है, इसका सिंबल लगा देना। तो कार्बन को हम लोग दिखाते हैं C से, लिखना है तो लिख लो, हमने सिंबल ही लिखा था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से। अब बात आता है कि परसेंटेज कितना था इसका, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना था। तो कार्बन का था 40.687, हाइड्रोजन का था 5.085, ऑक्सीजन का था 54.228। ठीक है, अब तुम लिखना कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, हर एक का एटॉमिक मास कितना होता है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो अब हमको बता दो कि अगर 100 ग्राम लोगे तो कार्बन कितना ग्राम मिलेगा, इतना, हाइड्रोजन मिलेगा इतना। तो 40 ग्राम में कार्बन का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कितना मिलेगा वो अपने को निकालना है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, तो जितना परसेंटेज दिया था बट्टे उसका एटॉमिक वेट कर दोगे, तो ये मिल जाएगा तुमको कितना, 3.390। हाइड्रोजन का मिलेगा 5.085/1, इसको कह सकते हो तुम 5.085 एटम। और तीसरा जो है अपना वो है ऑक्सीजन, तो उसका था 54.228 डिवाइडेड बाई 16, ये मिल जाएगा तुमको 3.389। तो अब देखो इसमें से ये जो तुमने 3 निकाला, इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 3.389, तो उससे सबको डिवाइड कर दो। तो क्या मिल जाएगा तुमको, तो मिलेगा सिंपलेस्ट एटॉमिक का रेशियो। एटॉमिक का रेशियो क्या करोगे, पहले था 3.390 को सबसे छोटा कितना था, तो 3.389 से डिवाइड कर दिया, तो ये लगभग एक है। ये था 5.085 बट्टे 3.389, तो ये लगभग 1.5 है। और फिर तो ये 3.389
बटे 3.389 यानी ये हो गया 1। तो इसका मतलब आता है, देखो ये 1 है, ये 1.5 है, ये 1 है, तो 1.5 तो एटम होगा नहीं, तो 1.5 को 3 बना दो तो 1 हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 2। तो अब हमको देखो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कि ये होल नंबर है। सिंपलेस्ट रेशियो तो है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो तो है, लेकिन होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में है। तो 2 3 2, 1 का दूनी 2, 1.5 दूनी 3, 1 दूनी 2, यानी हमको जो इम्पीरिकल फार्मूला मिल गया, इम्पीरिकल फार्मूला यानी सिंपलेस्ट रेशियो वाला, तो कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2। तो इम्पीरिकल फार्मूला ये आ गया। अब दूसरा जो स्टेप होता है, ये तो टेबल बना दिए तुम, ये था तुम्हारा स्टेप 1 जिसमें तुमने क्या निकाला, इम्पीरिकल फार्मूला। तो दूसरा जो है इम्पीरिकल फार्मूला का मास निकालो। इम्पीरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, तो ये कितना है, 2 कार्बन है तो 2 गुने 12, क्योंकि कार्बन का वेट होता है 12, 3 हाइड्रोजन है तो 3 गुने 1, जोर ऑक्सीजन 2 है यानी 2 गुने 16, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 59। अब देखो ये है इम्पीरिकल फार्मूला मास। अब तुमको मोलेकुलर वेट है दिया हुआ 118, तो तुमको पता है कि जो मॉलेकुलर वेट होता है, मॉलेकुलर वेट दिया हुआ है 158। मोलेकुलर वेट जो होता है वो होता है इम्पीरिकल वेट गुने n, तो मोलेकुलर वेट है 158, इम्पीरिकल का वेट आया तुम्हारा 59 गुने n, यहाँ से n का मान आ गया 2। तो अब यहाँ से तुम सिंपली बोल दोगे कि अब हमको फार्मूला जो निकालना है किसका, मोलेकुलर फार्मूला, वो हो जाएगा इम्पीरिकल फार्मूला गुने n यानी 2। तो इम्पीरिकल फार्मूला कितना था, C3 यानी C2H3O2 गुने 2, तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 4। ये हो जाएगा तुम्हारा मोलेकुलर फार्मूला जो तुमको निकालना था। तो एक बार ध्यान से देखो कि हमने क्या किया है। तो हमने सिंपली पहले तो इम्पीरिकल फार्मूला निकाल लिया सिंपल रेशियो से, राइट, जिसमें सबसे पहले हम एलिमेंट लिख दिए, उसका सिंबल लिख दिए, परसेंटेज डाल दिए, एटॉमिक मास डाल दिया, परसेंटेज को एटॉमिक से डिवाइड करके रिलेटिव नंबर निकाल दिए, और उन तीनों में से जो सबसे छोटा था उससे सबको डिवाइड करके सिंपल रेशियो निकाला। चूँकि उसमें 1.5 मिला इसीलिए उसको होल नंबर बनाने के लिए 2 से गुना किया। यहाँ से हमको मिल गया इम्पीरिकल फार्मूला, उसका हमने वेट निकाल लिया तो मिला 59। मोलेकुलर फार्मूला का वेट दिया था 158, 158 बराबर इतना से n निकाल लिया, और उसी इम्पीरिकल फार्मूला में इस n से गुना करके मोलेकुलर फार्मूला निकाल लिया, राइट। अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मास, द रेशियो ऑफ मास प्रेजेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग आखिरी में लेंगे, बर्निंग वाले में लेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ मैग्नीशियम फास्फेट विल कंटेन 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम फॉस्फेट का फार्मूला दिया है Mg3PO4 का ट्वाइस। हमको पूछ रहा है इसका कितना मोल लोगे कि ऑक्सीजन एटम यानी कि होता है O, उसका कितना मोल मिले तुमको, 0.25 मोल। अब देखो Mg3PO4 है, तो इसका अगर 1 मोल लोगे, किसका, Mg3PO4 का ट्वाइस, तो उसमें कितना ऑक्सीजन है। इसमें देखो इसके 1 मोल में 3 मोल तुमको मिलेगा मैग्नीशियम, फास्फोरस गुने 2 यानी 2 मोल मिलेगा फास्फोरस, ऑक्सीजन 4 गुने 2 8 मोल मिलेगा ऑक्सीजन एटम, राइट। तो तुम देखते हो कि इसके 1 मोल से इसका 8 मोल मिलता है, इसका 0.25 इसके x मोल में मिलेगा, कोना कोनी गुना कर दो तो 8x बराबर हो जाएगा 0.25 गुने 1
तो x बराबर हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 8, 0.25 डिवाइडेड बाई 8 जैसे करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.125 गुने 10⁻⁻2 मोल किसका, Mg3PO4 का। अगर तुम इतना मोल ले लोगे 3.125 वाला तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम लोग डेंसिटी। अब हम लोग देखेंगे डेंसिटी। देखो डेंसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब बता चुका हूँ, ये होता है किसी से कंपेरिजन करना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसका खुद का। तो लिक्विड और सॉलिड अगर है तो एब्सोल्यूट डेंसिटी सिंपली होता है मास बटे वॉल्यूम, और रिलेटिव डेंसिटी को एक दूसरा नाम दिया जाता है, वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव जो डेंसिटी होता है वो होता है किसी सब्सटेंस का डेंसिटी बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो तो इसका मतलब है जो हमारा रिफरेंस जो लिए हैं, जो कंपेयर कर रहे हैं डेंसिटी किससे, तो वाटर के डेंसिटी से जो है कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सी पे, ये है हमारा रिफरेंस, राइट। और गैस के लिए अगर डेंसिटी की बात करोगे तो जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम, और उसका मान होता है P/m/r/T। देखो P जो है वो है प्रेशर गुने मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है डेंसिटी गुने R गुने T। R को हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं, D हमारा डेंसिटी है, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर है, P जो है वो प्रेशर है, M है मॉलिक्यूलर वेट। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी बराबर Pm/r/T। अब बात आता है रिलेटिव डेंसिटी या वेपर का डेंसिटी। वेपर का डेंसिटी नाम से ही पता चल रहा है, ये वो डेंसिटी ऑफ गैस है किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे। यानी तुम निकाल लोगे कि हाइड्रोजन जो गैस होता है H2 गैस, उसका डेंसिटी कितना होता है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, और किसी भी गैस का जिसका वेपर डेंसिटी तुमको बताना है उस गैस का बता दोगे कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या डेंसिटी रहता है। तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस बटे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हो जाएगा P गुने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बटे P गुने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय RT। तो P/RT तो कट जाएगा, बच जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट तुमको पता है वो होता है 2। तो अगर तुम वेपर डेंसिटी बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, मोलेकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, मोलेकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये सब याद भी रखना है हमको, क्योंकि ये सब ज़रूरी चीज़ है। अब बात आता है, हम लोग देखेंगे अब केमिकल इक्वेशन। देखो केमिस्ट्री के अंदर अभी तुम्हारा शुरुआत है, बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे जो तुमको याद रखना रहेगा। तो इसीलिए भलाई इसमें है कि जो जैसे जैसे आता जाए थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, तो कोशिश करो कि याद करते जाओ। तो जो ऑल केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशंस के सहायता से प्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें इस साइड को जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन होता है वो किसको दिखाता है, वो दिखाता है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। लेकिन अगर तुमको अब ये जो इक्वेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अनबैलेंस, एक होता है बैलेंस। तो अगर अनबैलेंस है तो केवल तुमको दिखाएगा क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है। लेकिन अगर तुमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाए तो तुमको बहुत सारे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, मोलर रेशियो देखने को मिलेगा जिसमें ये रिएक्टेंट कंबाइन करके कितना मोल प्रोडक्ट का बनाता है, यानी कितना मोल रिएक्टेंट का
रिएक्ट करेगा और कितना मोल प्रोडक्ट का बनेगा ये देखने को मिलेगा। जैसे इसमें देखो ये KClO3 तो ये साइन है हीट का, ये जो ट्रायंगल साइन रहता है एरो के ऊपर इसको हम बोलते हैं हीट, टेम्परेचर दिया। KClO3 को हीट किया तो बना KCl+O2। अब देखो इस साइड में ऑक्सीजन 3 था, इस साइड में 2 है, इसका मतलब ये तो अनबैलेंस है। बैलेंस करने के लिए जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 KClO3 बना 2 KCl+3O2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इस साइड में पोटासियम का कितना नंबर था 2K यानी 2, क्लोरीन के भी 2 और ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, इधर पे भी 2 पोटासियम 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन, यानी ईच साइड में रिएक्टेंट साइड बोल दो, इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो दोनों ही साइड में क्या होता है, इक्वल नंबर होते हैं एटम के, सारे एलिमेंट के, ईच एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम मिलेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन में। किस इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन में। अब बात आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। देखो जैसे ही हमको कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे देता है, अब कोई देगा नहीं, तुमको बैलेंस करना रहेगा, तो हम लोग इंटरप्रीट कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को इस 4 तरीके से। मास का एनालिसिस कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मास और मास को कंपेयर कर सकते हैं, मास और वॉल्यूम कर सकते हैं, मोल और मोल का एनालिसिस कर सकते हैं, वॉल्यूम और वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम का एनालिसिस है वो एक टॉपिक के अंदर देखेंगे हम लोग, जिसको हम बोलते हैं यूडियोमेट्री या गैस का एनालिसिस। वॉल्यूम का एनालिसिस हम करेंगे यूडियोमेट्री टॉपिक के अंदर या गैस एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है ये मास एनालिसिस, मोल एनालिसिस, मास और वॉल्यूम का, ये सब बारी बारी से टॉपिक देखेंगे और मोल कॉन्सेप्ट में इसी पे क्वेश्चन बनता है, राइट। चलो, तो मास और मास का एनालिसिस क्या होगा। तो तुमको बैलेंस इक्वेशन क्या दिया था, 2 KClO3 से मिल के बन रहा था 2 KCl+3O2। इसको स्टैचियोमेट्री बोलते हैं कि जो बैलेंस इक्वेशन के दोनों तरफ का एनालिसिस को। तो इसका मतलब है पहले तो KClO3 का तुम मास निकाल लोगे, कितना होता है ये होता है तुमको 122। अब ये कहाँ से आता है, ये तुमको तब आएगा जब तुमको पोटासियम का वेट पता हो, क्लोरीन का पता हो, ऑक्सीजन 3 गुने ऑक्सीजन जोड़ोगे तो इतना मिल जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि तुम अपने कमरे में या एक पेपर पे पीरियोडिक टेबल लेके बैठो और एक टेबल ऐसा बनाओ जिसमें एलिमेंट के नाम हो, उसका सिंबल हो, उसका एटॉमिक नंबर हो और एटॉमिक वेट हो, और ये रट्टा लगाना शुरू कर दो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वेट और एटॉमिक नंबर नहीं पता रहेगा तो घूमते रह जाओगे पूरा केमिस्ट्री में। तो इसका मतलब है कि KClO3 का वेट कितना है, KClO3 का जो वेट है वो है 122, इसके 2 तो कितने हो जाएंगे ये, इसके गुने 2, उससे कितना KCl बनेगा। तो KCl का वेट कितना होता है, ये होता है 74.5, राइट। तो इसके 2 बनेंगे और यहाँ पे है 3 गुने O2 यानी 16 दूनी 32, तो इतना बनेगा। तो ध्यान क्या दोगे तुम यहाँ पे कि मास ऑफ KClO3 बाय मास ऑफ KCl, वैसे ही मास ऑफ KClO3 बाय मास ऑफ O2 कितना होगा वो देखो। इसमें देखो जो 2 KClO3 का वेट है, राइट, तो कितना हो जाएगा 2 × 122.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ KCl कितना बन रहा है, नहीं हम कह रहे हैं तुमको कि मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ KCl, ये कितना आ रहा है, कह रहा है 2 गुने 74.5। इधर पे देखो मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ O2 कितना बनेगा, ये बनेगा 3 गुने 32 बाय मास ऑफ KClO3 था 2 गुने 122.5।
तो ऐसा हम देखो इसका मास यानी हमारा रिएक्टेंट का मास जो कि KClO3 था और उससे प्रोडक्ट कितना बनता है उसका मास, उसके बीच में हमने रिलेशन लगा लिया है। एनालिसिस हम इसका कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मास मास एनालिसिस। इसके ऊपर अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। आयरन का सिंबल होता है Fe, वो अपने ऑक्साइड बनाएगा यानी ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तो वो कंबाइन करेगा Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 36 ग्राम ऑफ स्टीम। ये किससे रिएक्शन किया है? स्टीम से यानी पानी से। कितना ग्राम था वो? 36 ग्राम था। तो कितना आयरन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका मास पूछ रहा है तुमको x। बैलेंस रिएक्शन ही दे दिया है, तो 3 गो Fe प्लस 4 गो H2O मिल के बना लिया क्या चीज़? Fe3O4 प्लस H2। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि Fe का जब 3 मोल रहता है तो वो हाइट H2O के कितने मोल से? 4 मोल से। यानी तुम कह रहे हो कि मोल ऑफ आयरन कितना है? 3। तो उसके लिए मोल ऑफ H2O कितना चाहिए? 4, राइट। मोल ऑफ आयरन 3 तो मोल ऑफ H2O 4। इसका मतलब है यहाँ से कोना को निगुना कर दो, क्या हो जाएगा? मोल ऑफ जो Fe होगा हो जाएगा 3/4 गुने मोल ऑफ H2O। ये बात सही है, इतना से रिएक्ट करेगा ये। अब हमको कितना दिया हुआ था? स्टीम। स्टीम का वेट दे दिया था। स्टीम जो कि H2O है उसका गिवन वेट कितना था? 36। और H2O का मोलर वेट कितना होता है? 18। तो इसका मोल कितना आ जाएगा? मोल बराबर होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो मोल ऑफ H2O कितना आ गया? 36/18 यानी 2। तो मोल ऑफ फेरस कितना हो जाएगा? तो 3/4 गुने मोल ऑफ H2O है 2, 2 से हो गया 2, यानी 1.5 मोल जो है वो Fe का कंज्यूम होगा जब 36 ग्राम तुम स्टीम दोगे। तो हमको मोल नहीं पूछा था, हमको पूछा था वेट कितना होगा। तो वेट बराबर हो जाता है मोल गुने मोलर वेट। और तुमको पता है मोलर वेट जो होता है इसका कितना? तो मोल तो कितना है आयरन का, तो वेट ऑफ आयरन पूछा है तो मोल ऑफ आयरन गुने मोलर वेट ऑफ आयरन। तो 3/2 गुने 56 होता है मोलर वेट आयरन का। याद होने चाहिए तुमको। तो ये आ जाएगा 84 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा 84 ग्राम। ये समझो ठीक से, क्या दिया था क्या निकाला हमने वो देखो। फिर जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो है द मास ऑफ अमोनिया, द मास ऑफ अमोनिया दैट विल बी इन ग्राम। कितना होगा? इन ग्राम क्या होगा जो प्रोड्यूस होगा? कब? जब हम लोग 2.8 kg डाई नाइट्रोजन को रिएक्ट कराएंगे किससे? 1 kg डाई हाइड्रोजन से। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, समझो कि क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अमोनिया कितना बनेगा? प्रोड्यूस मतलब होगा प्रोडक्ट, तो हो जाएगा तीर के इस तरफ। कब? जब डाई नाइट्रोजन यानी N2 रिएक्ट करता है किससे? H2। तो तुमको पता है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो इधर 2 नाइट्रोजन लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 2 नाइट्रोजन हो गया तो इस तरफ पे प्रोडक्ट साइड पे 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा दो, तो ये हो गया बैलेंस रिएक्शन, मिल गया तुमको। अब क्या बोल रहा है? व्हेन 2.8 kg, इसका कितना प्रेजेंट है? 2.8 kg प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन कितना है? 1 kg है। तो ये कितना kg बनेगा ये तुमको पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, तुम देख रहे हो कि 2.8 kg दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले इन तीनों का मोल निकाल लो। तो मोल होता है दिया हुआ वेट।
तो 2.8 इसको ग्राम में बदल दो तो 10 के पावर 3। और नाइट्रोजन का 2 मोलिक्यूल है तो एक वो 14 होता है तो ये हो जाएगा 28। यानी ये नाइट्रोजन का मोल कितना आ गया, मोल जो आ गया नाइट्रोजन का वो आ गया 10 के पावर 2 यानी 100 मोल। फिर हाइड्रोजन तो यह है 1 किलो यानी 1000 ग्राम बट्टे हाइड्रोजन H2 है यहाँ पे, तो H2 का कितना हो जाएगा 2 मोलर वेट, यानी ये कितना हो जाएगा तो ये 5 × 10 के पावर 2 मोल हो जाएगा हाइड्रोजन। तुमको पता है इस वाले केस में कि हमको अगर इसका 1 लेना रहता है तो इसका 3 लेते हैं। यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 100 और ये है 500, तो यहाँ पे 100 वाला जो है वो हाइड्रोजन का कितना खाएगा तो 300 खा लेगा। अब ये तो कम ही पड़ गया तो इससे आगे रिएक्शन होगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन बच जाएगा कितना 200 ग्राम तो बच जाएगा कौन हाइड्रोजन। लेकिन ये जो 100 अवेलेबल था उससे इसका कितना बनेगा, कितना मोल बनेगा, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल तो इसके 100 मोल से इसका बन जाएगा 200 मोल, 200 मोल बनेगा। समझ गए। अब ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पहला वाला ख़त्म हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के 100 मोल प्रेजेंट थे और इसके 500 थे, तो हमने 1 मोल के लिए 3 चाहिए तो हमने 1 से 100 के लिए केवल 300 का यूज किया और उस 100 से हमने बना दिया इधर पे 200 मोल। तो तुमको मास पूछ रहा है, तो अब 200 मोल का मास कितना होगा, तो 1 मोल का मास हो गया 14 3 17, तो मास हो जाएगा 200 × 17 ग्राम, यानी कितना 1000 से डिवाइड कर दोगे तो केजी, तो 3.4 केजी आ जाएगा ये। तुमको ग्राम में पूछा था तो आंसर हो जाएगा 3400 ग्राम, राइट। अब फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फास्फोरस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज ट्रीटेड विथ ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन टू परसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। इसका फार्मूला ये है, दिस इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ये सॉल्यूशन ऑफ इतना यील्डेड इतना ग्राम ऑफ इच विच इज वेट व्हाट वेट वाज प्रेजेंट ओरिजिनली। अब ये क्वेश्चन देख के तुमको भारी लग रहा होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम, सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में अगर हम चाहे इस क्वेश्चन को हम POAC पढ़ने के बाद भी देख सकते हैं, POAC एक कॉन्सेप्ट है उसके बाद इसको लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखते हैं, चलो इसको सॉल्व करते, दोबारा भी होगा तो देख लेंगे। क्वेश्चन है कि चलो इक्वेशन दे दिया, मान लो NaH2PO4, हालांकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है Mg2 प्लस NH4 प्लस, इससे मिल के क्या बना, इससे मिल के बना तुम्हारा MgNH4 PO4 .6H2O। अब बोलता है जब इसको हीट कर दिया तो हमको मिला Mg2P2O7, ऐसा बोल रहा है। समझो, ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन किसका किया जा रहा था, फास्फोरस का। किस से, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, यानी तुम कह सकते हो H2PO4 माइनस, तो H2PO4 माइनस में मान लो Na+ जोड़ दिए तो क्या हो गया, तो NaH2PO4 माइनस हट गया, अब NaH2PO4 बचा। उसको ट्रीट किया किसके साथ, अमोनियम, तो अमोनियम जो होता है आयन उसको हम लिखते हैं NH4+ से, ये देखोगे बाद में पढ़ाई होता है ये सब चीज़। और मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम पे 2 चार्ज प्लस होता है, तो इन दोनों के साथ जब रिएक्ट कराया तो क्या मिला हमको, तो हमको मिला मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, जो कि है ये तुम्हारा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। उसके साथ दिया हुआ है इक्वेशन भी MgNH4PO4 6H2O।
इसको जब हीट किया तो मिला Mg2P2O7। ये क्वेश्चन बोल रहा था, हमने रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। अब बोल रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ इतना यील्डेड इतना ग्राम ऑफ Mg2P2O7। ए सॉल्यूशन ऑफ इतना यील्डेड Mg2P2O7 कितना दिया तुमको? 2.054 ग्राम दिया। व्हाट वेट ऑफ NaH2PO4 वाज प्रेजेंट। इसका वेट पूछ रहा है कितना था इनिशियली, ये दे दिया, ये पूछ रहा है। अब देखो इसको हमारे पास जब भी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब बैलेंस रिएक्शन नहीं दिया गया हो तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मान लो इन सब में हम फास्फोरस एटम पे लगा देते हैं POAC, तो NaH2PO4 में था फास्फोरस, राइट, और यहाँ पे भी था फास्फोरस। इसका मतलब क्या है? अगर P एटम पे तुम लगाओगे तो मोल ऑफ फास्फोरस एटम किसमें? इन NaH2PO4 इसमें जितना है वही फाइनली भी प्रेजेंट रहेगा, वही हो जाएगा मोल ऑफ फास्फोरस इन Mg2P2O7। ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये इनिशियल है, तो इन दोनों में मोल फास्फोरस का तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब है NaH2PO4 से हमको कितना फास्फोरस मिला? तो अगर NaH2PO4 का मोल NaH2PO4 जितना मोल है उतना में एक को फास्फोरस मिलता है, तो गुने 1 कर देंगे फास्फोरस का मोल। और जब हम Mg2P2O7 का मोल देखते हैं तो उसका जितना मोल है उसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो उतना फास्फोरस एटम मिल जाता है। सही बात है? यानी हम कह रहे हैं कि वेट ऑफ NaH2PO4 बट्टे इसका मोलर वेट ऑफ NaH2PO4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुने वेट ऑफ Mg2P2O7 बाय मोलर, यानी मोल को लिख दिया हम वेट बाय मोलर वेट ऑफ Mg2P2O7। सही बात है? तो अब अलग अलग इनका निकाल लो कि Mg2P2O7 का कितना वेट होता है। तुमको इसके लिए Mg2P2O7 इसका मोलर वेट कितना होगा? तो मैग्नीशियम का प्लस गुने 2 जोड़ फास्फोरस गुने 2 जोड़ ऑक्सीजन गुने 7, ये करोगे और इसमें रख दोगे तो तुम्हारा जो आंसर, और ये दिया हुआ था कितना हमको, गिवन वेट ऑफ ये था 2.054, तो ये दे दिया था तुमको 2.054। ये निकाल लोगे, ये निकालना है तुमको। तो मोलर वेट तो तुम निकाल ही सकते हो, कंपाउंड का नहीं निकाल सकते तो जाके याद करो किसका क्या होता है। तो यहाँ से जो वेट आ जाएगा किसका, NaH2PO4 का, वो आ जाएगा 2.22 ग्राम, राइट। चलो ये हो गया तुम्हारा वेट। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने POAC का यूज़ किया, हालांकि POAC हम बाद में पढ़ेंगे। POAC में क्या कहता है कि एटम जो रहता है वो कंजर्व रहता है, यानी फास्फोरस तुमको यहाँ से मिल सकता था कितना, 1 मोल, यानी इसका अगर x मोल लोगे तो फास्फोरस का भी x मोल मिलेगा, और इसका अगर y मोल लोगे तो फास्फोरस का 2y मोल मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 फास्फोरस है। उसी को इक्वल कर दिए कि मोल ऑफ फास्फोरस कितना था, तो इसका जितना मोल गुने 1, इसमें मोल फास्फोरस का कितना था, इसका गुने 2। अब मोल निकालने के लिए गिवन वेट बाय मोलर वेट रख दिया, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सॉलिड मिक्सचर जिसका वेट कितना था 5 ग्राम, कंटेनिंग लेड नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट वाज। लेड नाइट्रेट क्या होता है भाई, फार्मूला याद होने चाहिए अपने को। धीरे धीरे ये सब बिल्डअप होगा। देखो मोल कॉन्सेप्ट में तुम मोल सीख रहे हो, फार्मूला बाद में सीखोगे लेड नाइट्रेट का क्या होता है ये सब। PbNO3 और सोडियम नाइट्रेट किसको बोलते हैं, तो NaNO3,
ये हो गया। तो 5 ग्राम था मिक्सचर का, मिक्सचर था 5 ग्राम, दोनों मिला के 5 ग्राम था। उसको हीट किए 600 डिग्री पे अंटिल द मास ऑफ रिसीडू जो था वो कांस्टेंट हो गया, यानी अब और टूटना बंद हो गया। रिसीडू का मतलब था जो बच गया वो बोलते रिसीड्यू। तो बोलता अगर मास में लॉस 30% का देखने को मिले तो बोलता है बता दो हमको मास ऑफ लेड नाइट्रेट कितना था और सोडियम नाइट्रेट कितना था मिक्सचर के अंदर। तो देखो अब इसको समझने का कोशिश करो। सबसे पहला रिएक्शन लिख लो लेड नाइट्रेट का, PbNO3 ट्वाइस। इसको जब हीट करोगे तो मिलता है तुमको PbO जोड़ NO2, NO2 गैस होता है तो उड़ जाएगा, तीर का चेन ऊपर की तरफ जोड़ O2, ये भी गैस होता है ये भी उड़ जाएगा। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। बैलेंस करके चेक करो, रिएक्शन बैलेंसिंग तुमको आना चाहिए। तो 2PbNO3 का जो ट्वाइस है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन बैलेंस करना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नाम के चैप्टर में। 2PbNO3 का ट्वाइस जो होता है वो होता है 2PbO प्लस इतना प्लस इतना। अब इसका जब तुम मोलेकुलर मास निकालोगे PbNO3 का, Pb का मास होता है 207, NO3 यानी 14 प्लस 48 तो 62 गुने 2, ये कुल मिला के जो आ जाएगा PbNO3 वो आ जाएगा 331 गुने 2 इतना ग्राम। इससे जो हीट करोगे तो तुमको मिलेगा क्या 2PbO यानी 2 गुने 223 प्लस इतना उड़ जाएगा, ये दोनों तो उड़ जाएगा। दूसरा इक्वेशन लिखोगे 2NaNO3, जब हीट करोगे तो 2 गो NaNO2 मिलेगा और जो O2 जो गैस है वो उड़ जाएगा। अब ये जो उड़ रहा है ना वही मास में लॉस आएगा, समझे क्या? तो कितना था, अगर इसका 2 गुने 85 करोगे तो तुमको मिलेगा 2 गुने 69 प्लस उड़ जाएगा। तो अब मान लो, माना कि लेट्स सपोज PbNO3 जो था अपना वो था x ग्राम, अब पूरा मास कितना 5 ग्राम, तो NaNO3 कितना बचेगा 5 माइनस x ग्राम। यहाँ तक तुम समझ गए। अगर PbNO3 को तुमने x ग्राम माना, टोटल मिक्सचर का मास है 5 माइनस x, तो ये NaNO3 5 माइनस x आ जाएगा। अब ध्यान दोगे तो तुम कह रहे हो इस वाले लाइन से, ये पहला है अपना और ये है दूसरा, पहले इक्वेशन से बोल रहे हो तुम कि इसका अगर तुम 662 ग्राम लेते हो PbNO3 का तो कितना रिसीड्यू मिलता है 223 गुने 2 यानी 446 ग्राम। कह रहे हो कि 662 ग्राम अगर तुम PbNO3 का ट्वाइस लेते हो तो रिसीड्यू कितना मिलता है तुमको 446 ग्राम, क्योंकि बाकी वो तो उड़ जाता है गैस NO2 और O2। तो अगर तुम x ग्राम लोगे तो कितना रिसीड्यू मिलेगा ये बता दो। ये मिलेगा 446 बाई 662 गुने x, इतना ग्राम रिसीड्यू तुमको मिलेगा। सेम चीज़ तुम यहाँ पे देख रहे हो कि 170 ग्राम लेने से तो गैस है उड़ गया, रिसीड्यू कितना मिलता है, ये मिलता है 138 ग्राम। तो 5 माइनस x ग्राम लेने से कितना मिलेगा, तो 138 बाई 170 गुने 5 माइनस x ग्राम, ये हो गया रिसीड्यू। ठीक, तो टोटल जो, तो ये यहाँ से आंसर आ जाता है पॉइंट, आंसर अभी नहीं आएगा, 0.812 गुने 5 माइनस x और ये आ जाता है 0.674 x ग्राम। तो देखो टोटल रिसीड्यू एक तो ये मिला और ये मिला, ठीक है, टोटल रिसीड्यू इतना मिला। अब हमको क्वेश्चन में बोला था जो लॉस ऑफ मास कितना हो जाता है, पहले 5 ग्राम लिए थे, इसका 30% यानी 30 बाई 100 लॉस हो गया, तो 5 से हो गया 20, ये हो गया 1.5 ग्राम लॉस हो गया। 1.5 ग्राम अगर लॉस हो गया है
तो रिमेनिंग रेसिड्यू जो बच गया वो कितना बचा, 5 में से 1.5 चला गया, यानी 3.5 ग्राम बचा। तो अब जो 3.5 ग्राम है वो ही तो रेसिड्यू का मास है, वो कितना है, तो यहाँ से एक मिला 0.812 गुने 5 घटे x, और जोड़ यहाँ से मिला था 674x। तो ये सॉल्व करते ही तुमको जो x का मान है वो आ जाएगा 4.05 ग्राम। तो ये किसका मास है, ये था PbNO3 ट्वाइस का मास। तो तुमको पूछेगा NaNO3 का कितना था, तो ये तो था 5 घटे x, तो ये हो जाएगा 0.95 ग्राम। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, खाली हमको कंपोनेंट के नाम याद होने चाहिए और एटॉमिक वेट याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो देखो अभी हमको मास दिया रहता है और हम रिएक्टेंट का मास निकाल लेते हैं, राइट। मास एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो मास दिया रहता है, दूसरे का मास बता देते हैं कि कितना था, सही बात है। चलो अब एक और क्वेश्चन है अपने पास में। 3 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल of sodium sulfate dissolved in water was treated with excess of barium chloride solution when 1.74 gram of BaSO4 were obtained as dry precipitate. Calculate the percentage purity of sample. क्या बोला, 3 ग्राम किसका था, इम्प्योर सैंपल, किसका, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। इसको वाटर में डिजॉल्व किया, किसके साथ, एक्सेस किसका था, तो बेरियम क्लोराइड का। तो ये हो जाता है बेरियम क्लोराइड BaCl2, यानी रिएक्टेंट साइड में हमने लिखा Na2SO4 जोड़ BaCl2 के साथ जब रिएक्ट कराया तो क्या मिला, BaSO4 मिला। अब BaSO4 हुआ तो बच क्या गया, NaCl, तो एक NaCl भी मिलता होगा। ये क्या था, ये प्रेसिपिटेट था, यानी छता के नीचे बैठ गया, छता के नहीं बैठ गया नीचे, छताना मतलब होता ऊपर चले जाना मैथिली के अंदर। तो ये हो गया BaSO4। अब क्या बोलता है, जब 3 ग्राम लिया था किसका, इम्प्योर सैंपल का। तो चलो ये तो रिएक्शन तुमको बैलेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो। अब हो गया बैलेंस, Na2SO4 का क्या हो जाएगा, 46, 32 और 64, तो ये 142 ग्राम अगर इसका लोगे तो तुमको ये कितना मिलेगा, BaSO4, तो इसका मास हो जाता है 223 ग्राम। तो अगर तुम 142 ग्राम इसका लोगे तो 223 ग्राम जो हो जाएगा किसका, किसका, अपने BaSO4 का मिलेगा। तो तुम कह रहे हो कि जब तुम 223 ग्राम BaSO4 प्रोड्यूस करते हो तो तुमको खर्चा लगता है 142 ग्राम Na2SO4 का। यहाँ पे कितना BaSO4 प्रोड्यूस किया तुमने, 1.74 ग्राम। तो कितना Na2SO4 लगा होगा, Na2SO4 लगा होगा 142 बट्टे 223 गुने 1.74 ग्राम। कौन चीज़, Na2SO4, यानी ये हो गया 1.06 ग्राम Na2SO4। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसने लिया कितना था, 3 ग्राम, और उससे मिला कितना ही, 1.74 ग्राम मिला। अब तुम कह रहे हो 1.74 ग्राम, तो अगर ये शुद्ध होता तो केवल 1.06 ग्राम से इतना मिल जाता। इसका मतलब इम्प्योरिटी कितना है भैया, इम्प्योरिटी कितना है, ये कह रहे हो 3 में से जो सच्चों का था वो घटा दो, तो ये हो गया इम्प्योरिटी। लेकिन हमको इम्प्योरिटी नहीं पूछा है, हमको पूछा है कि कितना % ये प्योर है। तो प्योर कितना ही मिला था, 1.06। पूरा कितना था, 3 ग्राम, गुने 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज लगभग 35.5
0.33% प्योर है। तो इम्प्योर कितना है भाई, इम्प्योर तो पूछा नहीं है, फिर भी 100 में से घटा दो 35.33, तो ये आ जाएगा परसेंटेज इम्प्योरिटी, परसेंटेज इम्प्योरिटी। अब इससे आगे आता है अपना बात मास वॉल्यूम एनालिसिस, मास और वॉल्यूम का एनालिसिस, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब देखो मास और वॉल्यूम का एनालिसिस देख रहे हैं, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या था जिसमें KClO3 डीकम्पोज होके क्या बना रहा था, KCl + 3O2। तो मास और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। देखो तो तुमको पता है STP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है कब, STP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम। यानी तुम कह रहे हो 2 मोल अगर KClO3 लोगे तो 2 मोल KCl का बनेगा, जो 3 मोल बनेगा ऑक्सीजन गैस का, यानी 2 गुने KClO3 का मोलेकुलर वेट होता है 122 से तुमको मिलेगा 2 गुने KCl का होता है 74.5, तो इतना ग्राम। ये है मास, ये है मास। और 3 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, 3 गुने 22.4 लीटर एट STP। तो ये 2 रिएक्टेंट साइड में मास था, इधर मास है, इधर वॉल्यूम है। देखो तो हम मास और वॉल्यूम का एनालिसिस भी कर पाते हैं, राइट। तो मास ऑफ KClO3 कितना मिला, इतना, और वॉल्यूम ऑफ O2 STP पे कितना मिला, इतना। मास ऑफ KCl इतना रहे तो कितना वॉल्यूम मिलेगा ऑक्सीजन का, वो यहाँ पे, राइट। तो इसी का यूज़ करके हम लोग सवाल बनाएंगे। कुल मिला के अपना मकसद सवाल बनाना है, एग्ज़ाम में सवाल आएगा, कुछ समझ में आए ना आए, अगर सवाल बन गया तो काम हो गया, वो थोड़ी चेक करने आएगा। हाउ मच मार्बल ऑफ इतना प्योरिटी। देखो प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम लोगे तो उसके अंदर मार्बल कितना ही मिलेगा, 90.5 ग्राम मिलेगा, ये होता है प्योरिटी। वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP व्हेन द मार्बल इज एक्टेड अपॉन बाय डाइल्यूट HCl। अब मार्बल का फार्मूला जो होता है हमारा वो होता है CaCO3, उसको किसके द्वारा एक्ट कर रहा है, HCl। तो CaCO3 का रिएक्शन हम करा रहे हैं HCl से, उससे क्या बना रहे हैं, उससे बना रहे CO2। तो ऐसा तो नहीं कि और कुछ नहीं बनता होगा। तो इससे जब HCl का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होता है CaCl2 + H2O + CO2, ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है। और बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगा देना। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर इसका 1 मोल लोगे और इसका 2 मोल लोगे तो इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल। STP पे ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो 1 मोल यानी कितना लीटर, 22.4 लीटर मिलेगा। इसका 1 मोल मतलब कितना ग्राम, तो कैल्शियम होता है 40 और ये होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम बराबर 1 मोल, मोलर वेट बोल दिया, मोलर वेट। HCl का कितना, CaCl2 जो है, तो सिंपल बात है कि इसका अगर 100 ग्राम लोगे तो ये 22.4 लीटर CO2 मिलेगा, राइट। तुम कह रहे हो कि 22.4 लीटर CO2 मिलेगा कब, जब तुम 100 ग्राम किसका लोगे, CaCO3 का, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। तो हमको क्या बोला, 10 लीटर बनाना है CO2 का, तो इसका कितना ग्राम चाहिए, पहला तो ये निकालो। तो कोना कोनी गुना करोगे तो हो जाएगा 100 गुने 10 बाई 22.4, इतना ग्राम चाहिए किसका, CO2 का, CaCO3 का। ये हो गया तुम्हारा 44.64 ग्राम चाहिए, क्या चीज़, CaCO3। अब एक बात समझो, इतना ग्राम CaCO3 चाहिए,
जब तुम 100 ग्राम लेता है तो तुमको 90 ग्राम मिलता है, क्योंकि बाकी क्या है, इम्प्योरिटी। अगर ये तुमको चाहिए 44.64 ग्राम, तो ये कितना चाहिए भाई, तो ये सिंपली चाहिए 100 गुने 44.64 बाय कोना कोनी गुना क्या है 90.5। तो ये जो आंसर आता है वो आता है 49.326 ग्राम CaCO3 लोगे तो उसमें इम्प्योरिटी निकाल के तो इतना ही मिलेगा, और इतना मिलेगा तो तुमको 10 लीटर CO2 मिल जाएगा। समझे कि नहीं, सब यूनिटरी मेथड है। अब बात आता है मोल। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया जेईमेन का क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट इतना एंड इतना प्रेशर विल बी कंज्यूम इन ऑब्टेनिंग इतना ग्राम ऑफ एलिमेंटल बोरॉन। इसका एटॉमिक मास दे दिया है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन, बोरॉन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रोजन। तो सिंपली हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बोरॉन ट्राइक्लोराइड है तो B और क्लोरीन का 3 BCl3, उसका रिडक्शन करा रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से, तो प्लस H2। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा HCl प्लस बोरॉन। बैलेंस करोगे तो देखोगे कि इसका 2 इसके 3 से रिएक्ट करके इसका 6 और इसका 2 बनाता है। यानी तुम कह रहे हो कि अब 2 से सबको डिवाइड करोगे तो कह सकते हो कि जो BCl3 है वो 3/2 H2 से रिएक्ट करके 2 से फिर डिवाइड कर दिया तो 3 HCl प्लस 1 बोरॉन बनाएगा, सब में 2 से डिवाइड कर दिया। यानी अब बोरॉन का एटॉमिक मास है 10.8 ग्राम के लिए इसका कितना मोल लगेगा, इसके 1 मोल के लिए इसका कितना मोल लगेगा, 3/2 मोल। 3/2 मोल मतलब ये तो गैस है, तो गैस का कितना STP पे, तो 3/2 STP नहीं दिया, टेम्परेचर प्रेशर दे दिया, तो समझ जाओ ये क्या है STP। तो 3/2 गुने 22.4 लीटर लगेगा, कब, जब बोरॉन का 1 मोल यानी इतना ग्राम बने। ठीक, यानी हमको अगर 21.6 ग्राम बोरॉन बनाना है, यानी इसका 2 मोल बनाना है, तो हाइड्रोजन का कितना मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए। इसके 3 मोल से ये 2 बनता है, हमको 21.6 दिया है बोरॉन का, तो इसका मोल कितना, गिवन वेट बाय मोलर वेट करोगे तो मोल की संख्या आ गई 2 मोल इसका बनाने के लिए इसका 3 मोल चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। 3 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 3 गुने 22.4 लीटर, यानी 67.2 लीटर दे दोगे हाइड्रोजन STP पे, तो हमको 2 मोल बोरॉन यानी कि 21.6 ग्राम बोरॉन मिल जाएगा। अब फिर क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन दे दिया है, क्या है रिएक्शन, C57 H110 O6 सॉलिड, S का मतलब है सॉलिड, प्लस 163 O2 गैस, ये जेईमेन का क्वेश्चन है, से मिल के बनता है 114 CO2 गैस प्लस 110 H2O लिक्विड। यहाँ पे दे दिया है 2, 163, 114, 110। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम, ये इसका दे दिया है 445 ग्राम। हमको पूछ रहा है ये कितना था भाई, 110 था, ये 110, तो ये कितना इसका मास क्या होगा प्रोड्यूस, ये पूछ रहा है। सबसे पहले तुम इसका मोलर वेट निकाल लो, तो वेट ऑफ मोलर वेट निकाल लो किसका, C57 H110 और O6 का, तो कितना होगा वो, इसका मोलर वेट आ जाएगा तुमको 890। और फिर निकाल लो मोलर वेट किसी का और का, तो निकालना ही नहीं है,
तो यानी तुम कह रहे हो इसका 2 मोल से इसका 110 मोल मिलेगा, यानी तुम कह रहे 2 गुने 890 ग्राम, अगर ये ले लिया C57 H110 O6, तो तुमको मिला कितना, तुमको मिला 110 गुने H2O का होता है 18, तो 110 गुने 18 ग्राम वाटर मिलेगा। अब तुमको क्या बोल रहा है, अगर इसका 445 ग्राम दिया हुआ है तो वाटर का कितना मिलेगा x, तो गुना कर दो कोना कोनी, तो ये हो जाएगा x गुने x बराबर आ जाएगा 110 गुने 18 गुने 445 बट्टे 2 गुने 890। 445 से 2 से हो गया 9, 2 से हो गया 55, 55 इंटू 9 ये हो जाएगा 495 ग्राम। तो वाटर कितना आ गया, वाटर कितना आ गया 495 ग्राम। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बात है, देखना रहता है इसके 2 मोल से इसका 110 मोल मिलता है, वो देखना रहता है। अब है हमारा बात आता है मोल मोल एनालिसिस, मोल और मोल का एनालिसिस। अब ये जो मोल मोल का एनालिसिस है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कितना क्वांटिटी किसका मिलेगा उसके लिए। तो 2KClO3 से 2KCl और 3O2 बना है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो 2 मोल है किसका, KClO3 का, वो इसका कितना मोल बना रहा है। ये हमेशा बैलेंस रिएक्शन में देखने को मिलेगा। 2 मोल बन रहा है KCl का और 3 मोल बन रहा है ऑक्सीजन का। यानी तुम कह सकते हो कि मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 3। इसी को बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर A बार A आया है, B बार B आया है, उससे C बार C बनता है और D बार D बनता है, तो तुम लिख सकते हो कि मोल ऑफ A बटा A इज इक्वल टू मोल ऑफ B बटा B इज इक्वल टू मोल ऑफ C बटा C इज इक्वल टू मोल ऑफ D बाय D। कब, जब रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन रहे तब, बैलेंस इक्वेशन के अंदर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये मोल मोल से रिलेटेड नहीं है, बट ठीक है, आ गया तो देख लेंगे। क्या पूछा है, द परसेंट मीथेन के अंदर मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो बोलता है कि नंबर ऑफ मोल, द परसेंटेज कंपोजिशन बाय कार्बन बाय मोल इन मीथेन, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल किसका, कार्बन का, किसमें, मीथेन में। तो अगर तुम 1 मोल मीथेन लोगे, ठीक है, 1 मोल मीथेन लोगे, तो कार्बन का उसमें 1 मोल मिलेगा और हाइड्रोजन का उसमें 4 मोल मिलेगा, क्योंकि H4 है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा मोल ऑफ कार्बन बाय मोल ऑफ कार्बन जोड़ मोल ऑफ हाइड्रोजन गुने 100, यानी टोटल मोल। कार्बन का मोल बाय टोटल मोल गुने 100। कार्बन का मोल है 1, टोटल मोल कितना था 1 प्लस 4 गुने 100, ये हो जाएगा 20%। क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्शन दे दिया है और उससे पूछ रहा है कि इसमें से क्या बनेगा। सिंपल सा बात है, 2 एल्युमिनियम सॉलिड 6 HCl मिलके 2L3 प्लस 6 HCl और ये बना रहा है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि 11.2 लीटर। अब देखो 11.2 लीटर का मतलब होता है 22.4/2, यानी ये होता है हाफ मोल। तो H2 गैस का बोलता है कि 11.2 लीटर बनेगा, कितना, अगर HCl का 1 मोल लिया तो। तुमको पता है इसके 6 मोल से इसका बनता है 3,
तो इसके 1 मोल से 6 मोल से 3, तो 1 मोल से कितना बनेगा 3/6 यानी हाफ। तो सही बात है कि 1 मोल अगर इसका लिया H2 गैस का तो हाफ मोल बनेगा किसका, यानी 11.2 लीटर किसका बनेगा H2 का। 6 HCl से बनता है 3 हाइड्रोजन, तो 1 HCl से बनेगा 3/6 हाइड्रोजन, यानी हाफ मोल हाइड्रोजन, यानी हाफ गुने 22.4 यानी 11.2 लीटर। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब बोलता है 6 लीटर HCl इज कंज्यूम फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ H2 गैस। ऐसा तो नहीं है, 6 मोल HCl कंज्यूम होगा 3 मोल के लिए, ये लीटर में कंपेयर नहीं होता है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया तो तुम बाकी ऑप्शन भी टैली करो। फिर बोलता है 35 नंबर क्वेश्चन है अपना कि द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन 35.5 ग्राम आर्सेनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ एक्सेस H2S इन प्रेजेंस ऑफ, इतना कन्वर्जन हो रहा है, आर्सेनिक एसिड H3AsO4 जब कम किसके से कंबाइन कर रहा है H2S से, एक्सेस H2S से, किसके प्रेजेंस में, तो कंसेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। तो क्या बना रहा है, तो आर्सेनिक पेंटासल्फाइड यानी 5 गो सल्फर प्लस 8 गो H2O। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 5 लग गया है। तो सबका पहले तो मोलर मास निकालो। तो आर्सेनिक पेंटासल्फाइड है AS2S5, तो इसका हो जाएगा AS2S5 का कितना हो जाएगा वो देख लो, मोलर मास। वैसे ही जो हमारा आर्सेनिक एसिड है, आर्सेनिक एसिड होता है H3AsO4, इसका कितना मास हो जाएगा निकालोगे अगर तो पता चलेगा तुमको, 142 ग्राम पर मोल आता है इसका मोलर मास। तो अब हमको इसका कितना ग्राम दिया हुआ है, 35.5 ग्राम दिया है। तो गिवन वेट बाय मोलर वेट करोगे तो इसका मोल आ जाएगा, इसका जो मोल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा कितना 0.25 यानी 1/4 मोल आया। तो अब पूछ रहा है कितना ये प्रोड्यूस होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसके 2 मोल H3AsO4 से हमको मिलता है 1 मोल AS2S5। तो इसके 0.25 से इसका कितना मोल मिलेगा, तो x मोल। तो x यहाँ से आ जाएगा 1 गुने 0.25/2 यानी आ जाएगा 0.125 मोल किसका AS2S5 का। तो ये आंसर हो जाएगा डी। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, चलो POAC क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कंजर्वेशन ऑफ मास हम लगाते हैं। ठीक है, जब भी एटम कंजर्व रहता है तो मोल ऑल्सो कंजर्व रहेगा एटम का। अरे भैया एटम इधर पे और एटम इधर पे नया निर्माण नहीं ना हो जाएगा कि फास्फोरस इधर कुछ और था इधर कुछ और बन गया, नहीं होगा। तो जब भी तुमको बैलेंस इक्वेशन नहीं पता रहेगा तो तुम POAC का यूज़ कर सकते हो। POAC में हम एटम को देखते हैं। इसको जैसे समझो, इधर पे तुमको अभी तक तो तुमको बैलेंस इक्वेशन दे रहे थे, क्या दे रहे थे कि 2KClO3 से 2KCl3O2 बन रहा था। ऐसा नहीं करके अगर तुमको बैलेंस इक्वेशन नहीं दिया है, खाली दे दिया है कि KClO3 है, उससे बनता है KCl और उससे बनता है O2, तो इसमें POAC किसी एक के लिए लगा दो। तो मान लो हम POAC लगाते हैं पोटासियम एटम के लिए। तो देखो अगर इसका तुम x मोल लोगे KClO3 का, तो इसके अंदर पोटासियम कितना मिलेगा, हर एक में 1 पोटासियम है तो x मोल पोटासियम का मिलेगा। अब वही इधर से कितना मिलेगा,
इसका अगर y मोल है KCl का तो कितना मिलेगा, यहाँ से पोटासियम y का मिलेगा, राइट। जितना है KCl में एक लोगे तो एक ही मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते कि पोटासियम और कहीं से तो मिलेगा नहीं, तो x बराबर हो जाएगा y। सही है। अब तुम लगा दो, अब तुम किस पे लगा दो, यानी तुम कह रहे हो कि जिसका इतना ऑक्सीजन पे लगा दो, तो इधर पे अगर इसका तुम x मोल लोगे KClO3 का, तो ऑक्सीजन का कितना मिलेगा तुमको 3 गुने x मोल, और इसका y मोल लोगे, इसका मान लो z मोल लोगे, तो ये z मोल लिया तो इसके कितने मिलेंगे 2z, तो 3x बराबर आ गया 2z और x बराबर आ गया y, तो x y और x बराबर यहाँ से आ गया 2z/3, यानी x जो आ गया वो आ गया 2z/3। तो अगर तुम x y z को लिखोगे तो x को क्या लिख सकते हो 2z/3, y को क्या लिख सकते हो, नहीं x के टर्म में ही सबको लिखो, तो y को लिख सकते हैं x के बराबर, और z को लिख सकते हैं 3x/2। तो अगर रेशियो लोगे तीनों का तो ये मिलेगा 1 1 और 3/2, 2 से गुना कर दो तो मिलेगा 2 2 और 3। इस तरीके से तुम बैलेंस भी कर सकते हो कि x का मान 2 है, y का मान 2 है और इसका मान 3 है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो हमने 2 बार एटम पे लगाया POAC, एक बार पोटासियम के लिए देखा कि जितना मोल KClO3 का उतना मोल पोटासियम, और जितना मोल KCl का उतना मोल प्रोडक्ट साइड में, तो इसीलिए हमने बोल दिया जितना मोल x उतना ही मोल y का। फिर ऑक्सीजन पे देखा तो अगर x मोल KClO3 है तो 3 गुने x मोल आएगा ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे, अब प्रोडक्ट साइड पे क्या आएगा तो z गुने 2। तो यहाँ से x y z में हमने रिलेशन ढूंढ दिया, ठीक है। तो देखो यानी तुम क्या बोल रहे हो कि जितना रिएक्टेंट साइड में पोटासियम एटम देखने को मिलेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में मिलेगा, ठीक है। तो एक मोलेक्यूल अगर KClO3 लोगे तो उसमें एगो एटम मिलेगा पोटासियम का, 1 मोल KClO3 लोगे तो 1 मोल मिलेगा पोटासियम का, 1 मोल KCl लोगे तो उसमें भी 1 मोल मिलेगा पोटासियम का। तो यानी मोल ऑफ पोटासियम एटम इन KClO3 1 है, उतना ही है मोल ऑफ KClO3, 1 गुने मोल ऑफ KClO3। ये समझ गए। तो POAC तुम समझ चुके हो, राइट। अब क्वेश्चन देखो एक, 27.6 ग्राम किसका है K2CO3 का, उसको हमने ट्रीट किया है, सीरीज ऑफ रिएजेंट से सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू K2ZN। यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, यहाँ पे करेक्ट करो क्वेश्चन को, K2ZN 3FeCN6 का ट्वाइस। तो हमको जिसका मोलेकुलर मास दे दिया तुमको 698, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि वेट ऑफ प्रोडक्ट बता दो कि कितना बनेगा। तो हमको सीरीज ऑफ रिएक्शन कराने को बोला है, किसका K2CO3 का। बहुत सारा स्टेप होगा, बीच में सेवरल स्टेप होगा, और अंत में क्या बनेगा, अंत में बनेगा K2ZN का 3 और FeCN6 का ट्वाइस, ये बनेगा। तो अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें ऑल ऑफ इट्स कार्बन कन्वर्ट हो गया है, यानी कंजर्व कौन रहेगा, केवल और केवल जो कंप्लीट कन्वर्ट हुआ वो कौन था, कार्बन। तो हम POAC किसके ऊपर लगाएंगे, कार्बन के एटम के ऊपर, राइट। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मोल ऑफ कार्बन एटम जो कि कहाँ से मिल रहा था K2CO3 से,
वो पूरा कन्वर्ट हो गया है मोल ऑफ कार्बन एटम किस में, जो मिलेगा हमको K2ZN3 FeCN6 का ट्वाइस में। ठीक है, ये यानी अगर तुम K2CO3 में देखोगे तो ये आ जाएगा 1 मोल ऑफ K2CO3 और यहाँ पे कितना कार्बन है तो 6 दूनी 12 CN6 गुने 2, ये हो जाएगा 12 मोल ऑफ K2ZN3 FeCN6 का ट्वाइस, तो 6 दूनी 12, राइट। तो क्यों, क्योंकि 1 मोल K2CO3 में 1 कार्बन है और 1 मोल K2 इस वाले में 12 मोल कार्बन है। तो तुम लिख सकते हो कि मोल का मतलब होता है वेट ऑफ K2CO3 बाय मोलर वेट ऑफ K2CO3 बराबर हो जाएगा 12 गुने वेट ऑफ K2ZN3 FeCN6 का ट्वाइस बाय मोलर वेट ऑफ यही चीज़। तो वेट ऑफ K2CO3 कितना दिया था 27.6, मोलर वेट कितना होता है K2CO3 का 138 बराबर हो जाएगा 12 गुने वेट जो कि हमको निकालना है वेट ऑफ K2ZN3 FeCN6 का ट्वाइस बाय मोलर वेट तो दे दिया है 698, तो इसको x मान लेंगे तो x बराबर आ जाता है 27.6 बाई 138 गुने 698/12, यह आ जाएगा तुम्हारा 11.6 ग्राम, राइट। फिर जो दिया हुआ है हमको ये सैंपल ऑफ 3 ग्राम कंटेनिंग ये एंड ये दो चीज़ है इसके अंदर, Na2CO3 भी है और NaHCO3 भी है। ये लूज कर देता है इतना ग्राम जब इसको हीट किया जाता है 300 डिग्री सेल्सियस पे। बोल रहा है द टेम्परेचर एट विच इतना डिकम्पोज टू इतना इतना एंड इतना, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ये। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में एक मिक्सचर दिया हुआ था, किसका किसका मिक्सचर था, मिक्सचर था Na2CO3 का और NaHCO3 का, कितना ग्राम था 3 ग्राम था। अब बोलता है इसको ऐसे टेम्परेचर पे हीट किया है जिसमें ये जो था ये पूरा टूट के क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है Na2CO3 जोड़ CO2 जोड़ H2O। तो बोलता है कि इसका परसेंटेज क्या था शुरू वाले मिक्सचर में। तो रिएक्शन देखो, मान लो कि Na2CO3 कितना था x, क्योंकि ये निकालना है हमको, तो ये कितना ग्राम बचेगा 3 - x बचेगा, कौन NaHCO3। ठीक है, अब इस टेम्परेचर पे Na2CO3 तो टूट नहीं रहा है, केवल NaHCO3 टूट रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा NaHCO3 है, ठीक है, वो जब टूट रहा है तो क्या हो रहा है, NaHCO3 टूट के बना रहा है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और ये दोनों हीट करोगे तो पानी भी भाप बन के उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ ही जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है, देखो पहले x था तो Na2CO3 बाद में भी x ही बचेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन ये NaHCO3 जो पहले 3 घटे x था ग्राम, उससे क्या बचेगा, ये देखो जब इनको हीट किया तो कितना उड़ गया, तो 3 में से कितना उड़ गया 0.248 ग्राम जो था वो तो उड़ गया है। ये था कितना 0.248 ग्राम जो था वो उड़ गया। तो खाली बाद में मिक्सचर में क्या मिलेगा तुमको, देखो पहले मिक्सचर में Na2CO3 था, x ग्राम था, तो ये तो टूटा नहीं, तो ये तो अभी मिलेगा ही Na2CO3।
उससे पहले NaHCO3 था, वो टूट के दो चीज़ बना, एक तो यही बन गया Na2CO3 और जोड़ कुछ ऐसा चीज़ बना जो उड़ गया। तो उड़ कितना गया है, तो ये उड़ा है केवल 248। तो बाद में जो ये मिक्सचर बचेगा वो कितना बचेगा, तो ये x और ये जितना भी बना अब पूरा था 3, तो उसमें से इतना उड़ गया 248। ये जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल जो बाद में बचेगा Na2CO3 केवल बचेगा, वो कितना बचेगा, तो वो बचेगा 2.752 ग्राम। तो जिसमें से x तो यहाँ से मिला था, तो इस नए रिएक्शन से कितना मिलेगा, तो नए रिएक्शन से मिलेगा पूरा घटे जितना पहले से था। सही बात है, पूरा, अरे भाई पूरा 3 ग्राम था, अब बाद में बोलता उड़ गया कितना 248, तो बच कितना गया, बच गया 752। और ये क्या बचा, ये Na2CO3 बचा, जिसमें से x पहले से था, तो नया कितना बना, तो 2.752 माइनस एक्स बना। सही बात है, 2.752 माइनस एक्स बना, यानी इसके 3x ग्राम से इसका इतना ग्राम बना। अब तुम देखोगे इसमें सोडियम एटम पे लगा दो POAC ऑन सोडियम का एटम पे, तो इसका जितना मोल उसका इतना आधा मोल, यानी तुम कह रहे मोल ऑफ NaHCO3 गुने 1 बराबर होगा 2 गुने मोल ऑफ Na2CO3। सही बात है, क्योंकि यहाँ से एक ही एटम मिल रहा है, यहाँ से 2 Na मिल रहा है, तो मोल बराबर NaHCO3, तो कितना हो जाएगा, इसका गिवन वेट था 3 - x, इसका मोलर वेट होता है NaHCO3 का 84, बराबर हो जाएगा 2 गुने इसका गिवन वेट कितना था Na2CO3 का, कितना बना था 752 घटे x, बट इसका मोलर वेट होता है 106। यहाँ से x का मान आ जाता है 2.3244। अब हमने x माना क्या था, हमने माना था कि शुरुआती सैंपल में Na2CO3 कितना था, इनिशियली Na2CO3 कितना था, तो इतना था, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो कितना था Na2CO3 बटे पूरा मिक्सचर कितना था 3 ग्राम गुने 100, तो ये आंसर आ जाता है 77.48%। तो ये यहाँ से देखो POAC का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है कि यहाँ से हमको NaHCO3 में एक ही एटम मिलता, उसमें 2 मिलता, इसको 1 मोल बराबर उसका 2 मोल, NaHCO3 का 1 मोल बराबर उसका 2 मोल, मोल निकालना हमको आता है गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, और ये 10 मिलीग्राम एफरवेसेंट टैबलेट, एफरवेसेंट का मतलब तो जब पानी में घुल जाए, कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्जेलिक एसिड रिलीज इतना CO2 इतना, एफरवेसेंट का मतलब तो जो घुलने के बाद गैस रिलीज करे, कभी इनो डालो पानी में, ओ टेम्परेचर प्रेशर दिया है, मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 25 लीटर, अंडर सच कंडीशन व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन ईच टैबलेट, मोलर मास दिया हुआ है। सिंपल बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसका फार्मूला होता है NaHCO3, उसका रिएक्शन किससे था, उसमें और किससे मिला है, ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH × ट्वाइस, ये मिल के क्या बना रहा है, ये बना लेगा COONA का ट्वाइस जोड़ H2O जोड़ CO2, बैलेंस करोगे तो देखोगे इसका 2 इसके 1 से कंबाइन करके CONA ट्वाइस बनाता है, 2 H2O बनाता है और 2 CO2 बनाता है। बोलता है कि 10 मिलीग्राम था, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी था, ऑक्जेलिक एसिड भी था, ये दोनों मिल के था 10 ग्राम, ठीक है, दोनों मिल के 10 ग्राम था, जिससे कितना ml निकला, ये 0.25 मिलीलीटर CO2 निकला, ठीक है। टेम्परेचर दे दिया है कितना
298.15 केल्विन। प्रेशर दे दिया है कितना, 1 बार। मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 यानी जो वॉल्यूम है वो दे दिया है 25 लीटर। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कितना परसेंट होगा 10 ग्राम के अंदर से ईच टैबलेट में। और मोलर मास ऑफ NaHCO3 दे दिया है 80 ग्राम पर मोल। तो देखो टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया है, ठीक है। हमको बोला इस पे 25 लीटर होता है, यानी 25,000 मिलीलीटर होता है मोलर वॉल्यूम। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल जो CO2 का निकालोगे वो होता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना था 0.25 मिलीलीटर और मोलर वॉल्यूम कितना दे दिया है 25,000 मिलीलीटर। तो यहाँ से जो मोल आ जाता है वो आता है 10⁻⁻5 मोल। किसका, CO2 का 10⁻⁻5 मोल। तो तुमको पता है इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, यानी CO2 का 2 मोल, तो यानी 2 मोल होगा किसका, NaHCO3 का। तो यानी जितना मोल x मोल CO2 तो ये भी x मोल। तो CO2 का मोल कितना है 10⁻⁻5 मोल, तो NaHCO3 का भी मोल हो जाएगा 10⁻⁻5 मोल। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा, तो वेट हो जाता है मोल की संख्या गुने मोलर वेट। मोलर वेट है 84 ग्राम, तो इतना आ गया वेट, ठीक है। और शुरू में कितना था, तो 10 मिलीग्राम था, 10 मिलीग्राम था। तो परसेंटेज निकालोगे तो ये होता है वेट बाय मिक्सचर का वेट, इनिशियल वेट ऑफ मिक्सचर गुने 100। तो वेट ऑफ NaHCO3 बाय वेट ऑफ मिक्सचर गुने 100। तो ये था 10⁻⁻5 गुने 84 बाय 10 मिलीग्राम, यानी 10 गुने 10⁻⁻3 ग्राम गुने 100। तो ये 10⁻⁻3 10⁻⁻5, तो ये बचेगा, ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा 84/10 यानी 8.4% हो जाएगा कौन, NaHCO3। मिली का मतलब होता है 10 गुने 10⁻⁻3, ठीक है। तो अब जो हमारा है एक कॉन्सेप्ट वो है लिमिटिंग रीएजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिटिंग रीएजेंट नाम से ही पता चल रहा है ये लिमिट लगा देगा। ये क्या लगा देगा, लिमिट।